हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज एक और पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे समय आ रहा है। प्रत्येक दिन आपको अधिक मेहनत करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न देखिए, माउंट पोपा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी है। माउंट पोपा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो ऑप्शन देखिए आपके समक्ष है। आंसर क्या होगा? आंसर है सी, म्यांमार। माउंट पोपा म्यांमार में है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। काल्डेरा का संबंध किससे है? किस से? ठीक है, काल्डेरा का संबंध किससे है? तो काल्डेरा का संबंध ऑप्शन देखिए, क्या आंसर होगा? ए, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उसका एक ऐसे शंख बन जाता है और शंख में विस्फोट होने के बाद जब ये ऊपर वाला भाग उड़ जाता है तो ये इस तरीके से ज्वालामुखी का बड़ा सा भाग, बहुत विस्तृत सा मुंह खुल जाता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। हिंदी में कड़ाहा कह सकते हैं। ठीक है, बहुत विस्तृत मुंह ज्वालामुखी का, वो काल्डेरा कहलाता है। 2 का ए बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इन 4 में से कौन एक वलित पर्वत नहीं है? यूराल एक वलित पर्वत है, अपलेशन एक वलित पर्वत है, एटलस एक वलित पर्वत है। आंसर है साल्ट रेंज। ठीक, साल्ट रेंज जो माउंटेन है, यह एक वलित पर्वत नहीं है। यह एक क्या है, बताइए क्या है? साल्ट रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है और यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की तरफ फैला हुआ है। साल्ट रेंज ब्लॉक माउंटेन है, पाकिस्तान में। आंसर क्या है? 3 का डी। ओके। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर अधिकतम ताप अंकित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर अधिकतम ताप अंकित किया जाता है? तो आपको पता होगा, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। जिन्होंने नहीं पता है वो लोग समझ लें, अच्छे से याद कर लें। आंसर क्या है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ए बिल्कुल सही है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ये 0 डिग्री, और यहाँ पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें तो पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर अधिकतम तापमान नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री पर अधिकतम तापमान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जल अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है, इसलिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तापमान अधिक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, 4 का ए बिल्कुल सही है। 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है? नहीं प्राप्त करता। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत कौन अधिक वृष्टि प्राप्त नहीं करता है? महाराष्ट्र पूर्वी होता है, हिमालय छोटा जो है, ठीक है, हिमालय में भी वृष्टि प्राप्त होती है, नागपुर में भी। तमिलनाडु तट, ये हमारा आंसर है। तमिलनाडु तट में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश बहुत कम, मतलब होती ही नहीं है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बारिश नहीं होती है। लौटते हुए मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से बारिश होती है तमिलनाडु तट पे। 5 का आंसर है डी। ओके। छठा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजनाएं हैं, दूसरी तरफ वो नदियां जिन पर वो परियोजना बनी है। कौन सही सुमेलित नहीं है? इडुक्की परियोजना पेरियार पर है, सही। माता टीला परियोजना बेतवा, बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर परियोजना कावेरी, गलत है। पोंचमपाद परियोजना गोदावरी, सही। आंसर क्या है? सी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। 6 का सी बिल्कुल सही है। 7वां, निम्नलिखित में से कहाँ कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? ये कूट वाला प्रश्न है, और ये कूट वाला प्रश्न बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है कई बार। निम्नलिखित में से कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आपको यहाँ पर ऑप्शन में से चूज करना है। तो कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला है। पहला आप ले सकते हैं बोत्सवाना, सही है। नामीबिया, सही है। दक्षिण अफ्रीका, सही है। 3 देशों में फैला हुआ है। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 3, 4। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी है वो?
आप कमेंट में बताएं। कालाहारी में जनजाति पाई जाती है, उसको मतलब क्या नाम है उसका। और कालाहारी में डेजर्ट में आपको शुतुरमुर्ग वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी हॉस्टल फैला हुआ है, 3 देशों में, ओनली 3 देशों में। 7 का सी बिल्कुल सही है। 1, 3, 4। 8वां, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप राइन नदी जान रहे हैं, यूरोप में बहती है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक। तो इसमें आंसर होगा ब्लैक फॉरेस्ट। एक बहुत अच्छी सी बात आपको बताता है, इंटरेस्टिंग। ये राइन नदी है। राइन नदी के दोनों तरफ पर्वत हैं। इधर है ब्लैक फॉरेस्ट पूर्व में, और पश्चिम में है वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत जर्मनी में। पश्चिम में वासजेस पर्वत, पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट आंसर है वैसे, ठीक है। तो राइन नदी के किनारे है ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस भी है। आंसर में हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है। पेनेरीज कहाँ है? पेनेरीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। एपेनाइन इटली में है। कार्पेंथियन कई देशों में फैला है, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, कई देशों में फैला है। 8 का सी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 9, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनमें से कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। आंसर क्या है? सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ठीक है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी है काली मिट्टी। इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों में अधिक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। गीली होने पे बहुत चिपचिपी हो जाती है, सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। 9 का सी बिल्कुल सही है। 10, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न। क्रम वाले प्रश्न 1-2 जरूर फंसेंगे, नदियों का, शहरों का, झीलों का, पहाड़ियों का, ठीक है। तो नदियों का 4 नदियां आप हर ऑप्शन में देख रहे हैं, यही 4 हैं। इनका सीरियल आपको उत्तर से दक्षिण लगाना है। तो सबसे पहले नदी आएगी लूनी, फिर माही, फिर मांडवी, फिर पेरियार। आंसर क्या है? बी। लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में खो जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। मांडवी गोवा की छोटी सी नदी है और पेरियार केरल में बहती है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में लूनी, फिर माही, फिर मांडवी और फिर पेरियार आएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 10 का बी। 11, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ कहा गया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन देखिए, आटाकामा, बहुत कम जनसंख्या है। दक्षिण पूर्व एशिया, यही हमारा आंसर है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र, वहाँ भी कम जनसंख्या है, बहुत पानी बरसता है, दलदल है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेश, जनसंख्या वहाँ भी कम है। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये वाला इलाका आता है। यहाँ पर जनसंख्या विरल नहीं पाई जाती, अच्छी खासी जनसंख्या है। 11 का बी हमारा बिल्कुल आंसर सही है। 12, निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। आप जानते हैं दुनिया में शीतोष्ण ग्रीन मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी हैं। शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ पे कहा गया शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कंपोश यानी कंपास, कंपोस कुछ भी कहिए, ब्राज़ील में है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना में है, शीतोष्ण घास का मैदान। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, शीतोष्ण घास का मैदान। प्रेरीज यूएसए में है, शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास, डाउन्स, प्रेरीज ये सब शीतोष्ण हैं और उष्णकटिबंधीय कंपास, कंपोज। डी आंसर है 12 का, ब्राज़ील में है ये, ठीक है। तो ये हो गया 12 का डी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश डेयरी कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ भी आपका कूट वाला प्रश्न है भाई, इसको समझ के अच्छे करिए। निम्नलिखित में कौन सा देश डेयरी कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। एक बात जरूर याद कर लीजिए कि भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में तो है, लेकिन पूरी दुनिया के जब टॉप कंट्रीज आप डेयरी इंडस्ट्रीज के निकालेंगे वहाँ पर इंडिया का नाम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इनमें से आपको कूट लेना है।
डेयरी कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। कूट में क्या लेना है, भारत है यहाँ पे सिर्फ, केवल दो। आंसर क्या है, डी। उत्तर पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड और कनाडा ये डेयरी इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दुनिया में टॉप पर हैं, इसलिए ये सब हैं। भारत नहीं आएगा इसमें। आंसर क्या है, केवल दो। 13 का डी बिल्कुल सही है। 14, निम्न में से कौन सी कृषि के एक प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया, पूरी दुनिया में उन्होंने उसको बहुत बढ़ावा दिया है। क्या ऑप्शन है, देखिए आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। आंसर है बी, रोपड़ कृषि। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा रोपड़ कृषि का दुनिया में विस्तार किया गया है। जहाँ भी ये लोग जाते थे बागान लगा रहे, रबड़ के बागान लगा रहे हैं, कॉफ़ी के बागान लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे रोपड़ कृषि वाले इन्होंने कार्य किए। ठीक है, 14 का बी बिल्कुल सही है। 15, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित नहीं है। आपको सभी बंदरगाहों की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। कौन पश्चिमी मतलब तट पर नहीं है। हल्दिया पूर्वी तट पर है, ये हो गया। पारादीप पूर्वी तट पर है। तो 1-2 आंसर क्या है, बी 1-2। ये पश्चिमी तट पर नहीं है, कहाँ है, पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तट पर कोचीन केरल में, मरमागोआ गोवा में, यहाँ पर है। तो पश्चिमी तट पर है कोचीन और मरमागोआ, पूर्वी तट पर हैं हल्दिया और पारादीप। यहाँ पूछा गया है पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित नहीं है, तो पश्चिमी तट पर नहीं है पारादीप और हल्दिया। आंसर क्या है, 1-2 बिल्कुल सही है। 15 का बी। 16, बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बरमूडा ट्रायंगल अवस्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही। पर दो ऑप्शन है, आंसर क्या लेंगे, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक। ए, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल है। ऐसा माना जाता है इस ट्रायंगल के अंदर, सागर में, समुद्र में अगर कोई जहाज जाता है तो वो उसके अंदर समा जाता है, खो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो ये ट्रायंगल कहाँ पर है, ये ट्रायंगल है आपका यहाँ पर। ये फ्लोरिडा वाला पॉइंट है, इधर बरमूडा, और यहाँ पर आपका प्यूर्टो, ये प्यूर्टो है पी, ये बरमूडा है, और ये फ्लोरिडा एफ, अमेरिका का भाग। इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक बरमूडा ट्रायंगल है जो बहुत खतरनाक है। तो 16 का ए हमारा आंसर है, उत्तरी पश्चिमी आपका अटलांटिक। ठीक, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक है। ठीक है, 16। 17वां देखिए, एशिया व उत्तर अमेरिका को जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। आंसर क्या है, ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्ट्रेट है भारत श्रीलंका के बीच। जिब्राल्टर है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच। जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। अगर आपको भूमध्य सागर में जाना है तो आपको जिब्राल्टर जलसंधि से होकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और मलक्का जलडमरू मध्य कहाँ है, मलक्का प्रायद्वीप और मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, वहाँ पर है ये मलक्का जलडमरू मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 17 का ए बिल्कुल सही है। 18, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है, तो इसको सीरियस लीजिएगा, ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दुनिया का देखेंगे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा। ये वाला एरिया जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर ऑप्शन है, इसको सीधे समझ लीजिए, याद कर लीजिए। डी आंसर, सवाना तुल्य। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सवाना तुल्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर आप थोड़ा अक्षांश के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका सही आंसर लग जाएगा। 18 का डी बिल्कुल सही है। 19, अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति किस नाम से जानी जाती है। अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार जो मरुस्थली इकाई है, वो स्थलाकृति, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, डी, बरखान। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। पवन के कार्य द्वारा बनती है ये अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति, बरखान कहलाती है। 19 का डी। 20, निम्नलिखित में से किसने कास्ट प्रदेश अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादित किया है किसने, तो कास्ट प्रदेश अपर्दन चक्र की संकल्पना का किसने प्रतिपादन किया है। इसमें से ऑप्शन देखिए क्या होगा, सी बिल्कुल सही है, स्वीजिक। एक बीदी भी है, उन्होंने भी किया था, बीदी, इनको दोनों को याद कर लीजिए, बीदी और स्वीजिक,
दोनों ने कास्ट प्रदेश अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत करी है। 20 का सी बिल्कुल सही है। 21, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको पता होगा। सागर तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम होता है सीधे, ठीक है। हाँ, तापमान कम हो जाता है। सबको पता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। 21 का ए। 22 देखिए, इटली में किस पवन के द्वारा रक्त वर्षा होती है? भैया ये याद कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त वर्षा, ब्लड रेन होती है किस पवन के द्वारा इटली में? आंसर क्या है? सिराको। सिराको इटली में रक्त वर्षा करती। कैसे? सिराको एक धूल भरी गर्म पवन है जो मरुस्थल से गुजरती है और उसमें लाल कलर की मिट्टी मरुस्थलीय पवन में होती है। वो जाती है और भूमध्य सागर से पानी लेकर के, वो जलवाष्प लेकर के इटली में वर्षा कर देती है। जब वर्षा की बूंदें इटली में गिरती तो लाल लाल गिरती हैं, तो इसलिए उसको रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो 22 का सी बिल्कुल सही है, रक्त वर्षा करती है इटली में सिराको, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 23, लेवेंजरम सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत अच्छा है प्रश्न है, 2016 प्रोफेसर में भी आया था, कई जगहों पे आ चुका है। लेवेंजरम का सिद्धांत किसने दिया था? रैटजेल ने। फ्रेडरिक रैटजेल, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उनकी जो कई संकल्पनाएं, कई पुस्तकें हैं, आप उनको याद रखें। लेवेंजरम रैटजेल ने दी। एंथ्रोपोज्योग्राफी उनकी पुस्तक है, 1882 में उसका पहला खंड प्रकाशित हुआ था। राज्य की जीव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, वो इन्होंने रैटजेल ने ही दी थी। 23 का सी बिल्कुल सही है। 24, प्रारंभिक वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी? जब पृथ्वी बन रही थी उस समय शुरू में जो वायुमंडल था हमारा, तो उसमें किस गैस की अधिकता थी? किन किन गैस, मतलब दो तीन जो भी हैं, प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? तो ये आपको पकड़ना है, अच्छे समझ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। आंसर क्या है? हाइड्रोजन हीलियम। प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता थी। आंसर क्या है? 24 का बी। 24 का बी बिल्कुल सही है। 25 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है? देख लीजिए, काल्डेरा पहले प्रश्न था, ज्वालामुखी से संबंध है। लैपिली, ये भी ज्वालामुखी से संबंध है। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय छोटे छोटे मटर के दाने जैसे टुकड़े गिरते हैं पत्थरों के, उनको लैपिली कहते हैं। क्रेटर, जब ज्वालामुखी का मुंह बंद हो जाता है तो उसे क्रेटर बन जाता है, उसको क्रेटर झील कहते हैं। फिर उसमें पानी जब भर जाता है, क्रेटर भी। स्टैक नहीं है इससे समझ। आंसर क्या है? डी, स्टैक। स्टैक एक स्थलाकृति है जो सागरी धाराओं द्वारा बनती है। ऐसे खड़ा हुआ एक पोर्शन होता है, जल इधर उधर दोनों तरफ भर जाता है, और ये ऐसे पहले पूरा स्थल से जुड़ा होता है भाग, फिर ये कट जाता है तो खाली एक स्थलाकृति ऐसे खड़ी रह जाती है, उसको स्टैक कहते हैं, ठीक है। स्टैक कहते हैं जो सागरी लहरों द्वारा, सागरी तरंगों द्वारा बनता है, स्टैक। 25 का डी बिल्कुल सही है। सागरी तरंगों से इसका संबंध है, ज्वालामुखी से इसका संबंध नहीं है। 25 प्रश्न थे ये। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।